बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और ये मैंने आपको सेंड भी कर दी थी रात में। आई होप आप लोगों ने देखी होगी। जी स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रही है? जी जनाब, टुडेज आवर 7th लेक्चर। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब तक हमने पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेशंस जो हैं कैसे लिखे जाते हैं, और इसके अलावा ज़ीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी हमने पढ़ ली थी, और इसके अलावा हमने रेट इक्वेशन हमने इंटीग्रेटेड भी पढ़ ली थी, और साथ ही उसकी डेरिवेशन और फिर थोड़े से न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने किए थे। और लास्ट हमारा टॉपिक था कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पूरे थ्रू आउट प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको अगेन एंड अगेन यही कहती रही कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी रेट लॉ में जो पावर्स लिखी जाती हैं कंसंट्रेशन की, वो बाय द एक्सपेरिमेंट डिटरमिन की जाती हैं। अब आप और तब मैंने आपसे कहा कि हम फर्दर पढ़ेंगे, जब डिफरेंट डिटर्मिनेशन मेथड पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, तो वहाँ पे आपको बताऊंगी कि कैसे बाय द एक्सपेरिमेंट आप उसको डिटरमिन करते हैं। तो हमारे पास मेनली 5 मेथड्स हैं जिसको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं कि कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड करेंगे, यानी वो पावर या एन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और लार्ज एक्सिस मेथड भी कहीं लिखा होता है, लेकिन ये लार्ज एक्सिस मेथड नहीं है। कल मैंने रात में प्रेजेंटेशन बनाई। लार्ज एक्सिस मेथड एक्चुअली जो है इनिशियल रेट मेथड होता है। लार्ज एक्सिस की करेक्शन कर दीजिएगा जरा अपने पास। अगेन बता रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो मेथड ऑफ ट्रायल कहलाता है, और लार्ज एक्सिस मेथड जो है वो आपको किसी किताब में लार्ज एक्सिस मेथड या किसी किताब में आइसोलेशन मेथड या किसी किताब में आपको इनिशियल रेट मेथड मिलेगा, या वहां जरा नेम की करेक्शन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ जो है वो गलती से यहाँ लिख दिया, मैं कर दूंगी दोबारा। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसी का सेकंड नाम अपने पास नोट डाउन कर ले, मेथड ऑफ ट्रायल्स भी कहते हैं इसको। मेथड ऑफ ट्रायल्स का क्या मतलब होता है कि आपने जैसे जीरो ऑर्डर पढ़ा और आपने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा है, तो आपने उसके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमिन की थी इंटीग्रेटेड इक्वेशन से, ठीक है। के कांस्टेंट आपने जीरो ऑर्डर का भी डिटरमिन किया था, और के कांस्टेंट आपने फर्स्ट ऑर्डर का भी डिटरमिन किया था। आपको कैसे पता चलेगा? एक तो ये कि इन दोनों की इंटीग्रेटेड इक्वेशन मुख्तलिफ है, जो कि आपने इंटीग्रेशन से फाइंड आउट की, और अगर आपको कहीं उसकी वैल्यू दी हुई हो, गिवन हो, तो फिर आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? बाय इट्स यूनिट। जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की। सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वो आपका सिलेबस नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं जितनी भी एग्जाम्पल दूंगी वो आपको फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर से दूंगी। तो जैसे आपके पास मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों को दिए थे, कुछ हमने सॉल्व भी किए थे क्लास में, उसमें हमने देखा था कि आपके पास जो डाटा आपने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे कलेक्ट किया था, चाहे वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन का हो, चाहे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का हो, या इनिशियल कंसंट्रेशन के रेफरेंस से हो, किसी भी फॉर्म में डाटा जो आपने कलेक्ट किया था, उन डाटा को यूज करके आपने एट डिफरेंट टाइम इंटरवल के कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमिन की थी, ठीक है। अगर सेम डेटा में तमाम सेट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल तमाम के की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू सेम आती है, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे एग्जांपल आपके पास मेथड है, आपने 5th मिनट पर कोई रिएक्शन स्टार्ट किया, टाइम आपके पास 5th मिनट आया, और उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो 5 मोलर जो है वो इनिशियली थी। अब आपने 10 मिनट पे जब उसका फॉर्मेशन देखेंगे, प्रोडक्ट अब बढ़ती जाएगी और रिएक्टेंट कम होता जाएगा। फिर आपने 15 मिनट पे देखा तो आपके पास प्रोडक्ट में मजीद इजाफा हुआ और रिएक्टेंट में मजीद कमी आई, यानी वो 5 मोलर जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो कम होती जाएगी।
अब आपने इन तमाम डेटा को 5 मिनट पर पहली दफा रेट कांस्टेंट मालूम करेंगे, फिर 10 मिनट पर कंसंट्रेशन यूज करते हुए आप दूसरी दफा रेट कांस्टेंट मालूम करेंगे, 15 मिनट पे आप थर्ड टाइम जो है रेट कांस्टेंट मालूम करेंगे बाय यूजिंग अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपके पास के की वैल्यू एट ईच इंटरवल सेम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका डाटा जीरो ऑर्डर है, यानी आपका जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर वेरिएशन आ रही है, अच्छा सिमिलर आने का मतलब ये है कि 0.3 डेसिमल के बाद चेंज हो सकती है या 0.2 डेसिमल के बाद चेंज हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो आपके पास होल नंबर्स हैं वो एटलीस्ट या आफ्टर डेसिमल एटलीस्ट 1-2 डिजिट सेम। ठीक है, तो अगर वो सेम है तो सेम जिस इक्वेशन का आपने यूज किया वो वही ऑर्डर है। अब अगर नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही है आंसर में के कांस्टेंट की वैल्यू में, तो अब आप वही डाटा सेम अगेन जो है वो फीड करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन में। ठीक है, अब अगर वहां पे भी सेम नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि अब आप सेकंड ऑर्डर के इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां पे भी सेम नहीं आ रहा फिर आप थर्ड ऑर्डर में करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनमें से किसी को कोई फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, सब के सब किसी न किसी इक्वेशन को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है तो इट्स मीन कि वो जीरो ऑर्डर होगा, फिर जीरो ऑर्डर में उसका डाटा की स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और बाद जगह आपको लिखा हुआ होता है कि ये आपके पास इसको कहते हैं मेथड ऑफ ट्रायल, आपने बार बार ट्राई किया, लेकिन जाहिर है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है आपको पूरे डाटा को एक इक्वेशन में फीड करना और फिर उससे एक कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। फिर अगर फेलियर हो जाए यानी आपको कांस्टेंट वैल्यू नहीं आई, फिर अगेन आप उसको जो है वो फीड करेंगे डाटा में। इस तरह से आपके पास टाइम बहुत कंज्यूम होता है, तो हम इसको रेयरली यूज करते हैं, किसी और मेथड को हम यूज कर लेते हैं। अच्छा बेटा, मेरे पास ऐसा पार्टिसिपेंट 34 हैं और चैट बॉक्स में मैसेजेस 21 हैं, तो अगर किसी की अटेंडेंस रह गई तो प्लीज काइंडली इसको राइट डाउन कर लीजिए चैट बॉक्स में। सेकंड मेथड इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड का क्या मतलब है जनाब? इनिशियल रेट मेथड, इसको हम कहते हैं लार्ज एक्सेस मेथड। ठीक है, इनिशियल रेट मेथड को हम लार्ज एक्सेस मेथड भी कहते हैं, अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। और इसके अलावा इसको हम आइसोलेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये मेथड उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपके पास रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो। आपके पास ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है, रेट है, रेट कांस्टेंट है, एक रिएक्टेंट है, एक बी रिएक्टेंट है और सी रिएक्टेंट है। इसके कुछ मोल्स थे एक्स जो हमें फाइंड करने हैं, क्योंकि हाँ वी आर गोइंग टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और रेट लॉ में ये बाय एक्सपेरिमेंट निकाला जाता है। वाई भी फाइंड करना है, जी भी फाइंड करना है। अब करते ये हैं कि अगर एट ए टाइम तमाम की कंसंट्रेशन का इफेक्ट मालूम करना चाहेंगे तो क्या होगा, नहीं कर सकेंगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी तो इट्स मीन कि सबसे पहले ये करेंगे कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ए मालूम करना चाहते हैं तो बी और सी की कंसंट्रेशन को इतना एक्सेस में ले लेते हैं कि उसका इफेक्ट जीरो हो जाए। ठीक है, बाजू का या तो कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये है कि आप या तो उसको कांस्टेंट कर लीजिए, और कांस्टेंट से मुराद उसको बाजू का आपको किसी किताब में मिलेगा कि उसको एक्सेस में ले लें। एक्सेस में भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में लिमिटिंग रिएक्टेंट्स पढ़े थे, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का यही कॉन्सेप्ट था ना कि आपके पास जो रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम हो जाता था, रिएक्शन में कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी स्टॉप हो जाती थी। अब इस रिएक्शन में जहां मल्टीपल रिएक्टेंट है तो उसमें एक रिएक्टेंट के इफेक्ट को चेक करेंगे सबसे पहले। अगर एक या रिएक्शन का इफेक्ट चेक करना है कंसंट्रेशन का, तो बी और सी को या तो कांस्टेंट कर दें या इसको बहुत एक्सेस में ले लें। अगेन बता रही हूँ, इनिशियल रेट मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज आइसोलेशन मेथड, यानी इसको हमने इसमें एक रिएक्टेंट को आइसोलेट कर दिया, या इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं कि लार्ज एक्सेस मेथड, यानी बाकियों को हमने एक्सेस में ले लिया ताकि उसका इफेक्ट ना हो सके। ठीक है, अब जब ये कर लिया तो यही एक्चुअली इनिशियल रेट मेथड है। तो यही एक्चुअली जो है इनिशियल रेट मेथड है कि जिसमें अब ये हमने फैक्टर इन्वॉल्व कर लिया, यानी हमने कंसंट्रेशन का रेशियो जो है वो चेंज कर दिया। अब हम फर्दर जो
मेथड्स पढ़ेंगे उसको हम किसी को भी यूज करके, उसमें से किसी को भी यूज करके हम अब फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देती हूँ कि ये रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है इनिशियल, और ये जीरो जो है वो इनिशियल को जाहिर कर रहा होता है, जो सबस्क्रिप्ट है ऑफ वन, यानी इनिशियल रेट था एट वन कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये फाइनल रेट था एट सेकंड कंसंट्रेशन। यहाँ ये मैं बता दूं कि आपने इनिशियल रेट मेथड में क्या करना होता है कि, और ये मेथड उसको इस्तेमाल करते हैं जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मौजूद हों। जब ये कंडीशन आ गई, आपने दो को कांस्टेंट कर लिया या लार्ज कर लिया, वन बाय वन आपने हर एक का फैक्टर मालूम करना है। उसके बाद आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करके मजीद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये जो मेथड आपके पास लिखा हुआ है, इसी को आगे मजीद डिटेल में मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करती। और अगर आप सीखना भी चाहें तो इसमें कोई से क्वेश्चन में ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझना है कि इनिशियल रेट है फॉर रिएक्टेंट वन, और आपके पास इनिशियल डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ली हमने, कि एक पहली कंसंट्रेशन लेट्स सपोज अगर 1 मोलर ली, तो दूसरी कंसंट्रेशन हमने 2 मोलर ले ली, दोनों का रेट जो है वो मुख्तलिफ होगा। और पहले इक्वेशन को हमने दूसरी से डिवाइड किया तो के क्योंकि सेम रिएक्टेंट था कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास 1 और 2 यानी पहला रिएक्टेंट फिर डिवाइडेड बाय 2, और जो है इस तरह से n जो है वो बाहर आ जाएगा पावर की शक्ल में, ठीक है। इसको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए। थर्ड मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, द मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट, ठीक है। अब उसमें क्या स्टेप्स होंगे, सबसे पहले द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट आर मेजर्ड बाय द सम सूटेबल मेथड। सबसे पहले कंसंट्रेशन फाइंड की जाती है, अगेन कैसे, टाइट्रेशन के थ्रू या किसी भी और थ्रू मेथड के थ्रू। पहले तो टाइट्रेशन निकाली जाएगी, कंसंट्रेशन निकाली जाएगी। कंसंट्रेशन के बगैर प्लॉट नहीं बनेगा। आपके इल्म में है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ग्राफ में हमेशा दो कोऑर्डिनेट्स हैं, आप 2 डायमेंशनल ग्राफ बना रहे होते हैं। जब 2 डायमेंशनल ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें एक कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स एक्सिस है जो कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, और एक जो है वाई एक्सिस है जिसमें आपके पास डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। इंडिपेंडेंट का यहाँ पे फैक्टर क्या होगा, यकीनन दो चीजें हैं हमारे पास, टाइम के वर्सेस कंसंट्रेशन। अच्छा ये चीज ध्यान में रखिए, कंसंट्रेशन किसी भी टर्म में ले सकते हैं, हम रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस की फॉर्म में भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की फॉर्म में भी ले सकते हैं। लेकिन किसके अगेंस्ट प्लॉट होगा, वो टाइम के अगेंस्ट ही प्लॉट होगा, यानी टाइम हमारे पास एक्स एक्सिस पे होगा और कंसंट्रेशन हमारे पास वाई एक्सिस पे होगी। तो इस तरह से हमने सबसे पहले तो रिएक्शन की फॉर्मेशन और प्रोडक्ट की या डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। उसके बाद उस सारे डाटा को टाइम के अगेंस्ट जो है वो प्लॉट करना। The instantaneous rate of the reaction at different times are calculated by finding out the slope of the tangent corresponding to different times. The rate of reaction is plotted versus concentration or concentration square and so on. कि रेट को आप कंसंट्रेशन के अगेंस्ट पे प्लॉट करेंगे, यही लिखा हुआ है, ये वही डिटेल है जो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। डायरेक्ट सॉरी रेट आपने निकाला, जीरो ऑर्डर है तो उसकी कंसंट्रेशन ज़ाहिर जीरो पावर होगी। रेट आपने निकाला फिर कंसंट्रेशन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर सेकंड ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन को स्क्वायर लेना पड़ता है, अगर थर्ड ऑर्डर है तो उसका क्यूब लेना पड़ता है। यानी अब देखिए यहाँ पे अगर आपने ग्राफिकल मेथड निकालना है, सबसे पहले आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, कंसंट्रेशन का अमाउंट निकालना है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। जब टाइम इंटरवल कंसंट्रेशन आ गई तो उस कंसंट्रेशन को यूज करते हुए आप उसका रेट निकाल सकते हैं। अब जब ये डेटा इनिशियली काम हो गया, होने के बाद अब क्या करेंगे, ये देखिए जीरो ऑर्डर का जो ग्राफ है, अब उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसके रेट को प्लॉट करेंगे। रेट किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर। यानी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, डाटा कलेक्ट किया, उसी कंसंट्रेशन को रेट के अगेंस्ट प्लॉट करें। अगर लाइन स्ट्रेट आ गई, ठीक है, स्ट्रेट आगे, इसका मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर है, क्योंकि कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता
जीरो ऑर्डर में। अगर आपने वही कंसंट्रेशन प्लॉट की रेट के अगेंस्ट और डायरेक्शन ये आई, स्ट्रेट लाइन आई, स्ट्रेट यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आई, यानी आपने यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रेट बढ़ गया, यहाँ अगर 3 होता तो यहाँ इसका रेट बढ़ गया, यहाँ कंसंट्रेशन थी तो देखिए इसका रेट बढ़ गया। ग्राफ मेरे ख्याल से सबको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। और यहाँ का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने कंसंट्रेशन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन एक स्टैटिक जो इनिशियल रेट था वो ही थ्रू आउट रहा, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जीरो ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, कंसंट्रेशन बढ़ाई रेट बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ाई रेट बढ़ गया, और लाइन इस तरह से स्लोप के फॉर्म में आगे जा रही है। लेकिन अगर ये जीरो ऑर्डर भी नहीं है और फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं है तो क्या होगा, आपके पास लाइन स्ट्रेट आएगी ही नहीं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, लाइन स्ट्रेट का मतलब ये नहीं होता कि जो डॉट मिले उसको उसके साथ मिला देना, बस इधर एक इधर डॉट है, एक इधर डॉट है, एक इधर डॉट है। अगर आप लोग इंशाल्लाह आई होप सो कि एक्सपेरिमेंट शायद आप लोग कर सकें, तो हम ग्राफ के थ्रू भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, उनकी कैलकुलेशन जो है वो करवाते हैं। तो वहां पे स्टूडेंट को दोबारा कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि एक्स एक्सिस पे स्केल कैसे लेना है, वाई एक्सिस पे स्केल कैसे लेना है, और फिर उसको पढ़ना कैसे है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या फिर कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा जिसमें आप लोगों को ये दोबारा से सिखाया जाएगा। तो बहरहाल इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम ग्राफ को देखते हैं। और अगर फिर भी लेट सपोज ना ये वाली स्ट्रेट लाइन है, इट्स जीरो ऑर्डर नहीं है, और ना ही इंक्रीजिंग लाइन है स्लोप की, तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसी कंसंट्रेशन को स्क्वायर करेंगे, यानी अपने ही डेटा में एक और कॉलम बना लेंगे। ठीक है, आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, टाइम का एक कॉलम होगा, एक आपके पास जो है वो साथ ही आपके पास एक कॉलम आपका बना हुआ होगा रेट का, एक इनिशियल कंसंट्रेशन का। तो अगर आप फिर भी स्ट्रेट लाइन नहीं आई तो आप उसी रेट कंसंट्रेशन का आप स्क्वायर ले लेंगे और फिर प्लॉट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और अगर फिर भी नहीं आती तो फिर आप क्या करते हैं, फॉर थर्ड ऑर्डर के लिए आप उसी कंसंट्रेशन का क्यूब ले लेते हैं। तो इट्स मीन कि ये भी आपके पास थोड़ा हेक्टिक मेथड है, ग्राफिकल मेथड भी, लेकिन हम आपको ये यूज करवाते हैं लैब में सिखाने के लिए। ठीक है, तब तक हमने 3 मेथड्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हमारे पास जीरो ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता, इक्वेशन पता होना चाहिए, और साथ ही आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन पता होना चाहिए। आपने डेटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और डाटा कलेक्ट किया डिफरेंट टाइम पर। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, डाटा कहीं आसमान से नहीं आ रहा होता, आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ता है। एक्सपेरिमेंट उसी तरह ही परफॉर्म होते हैं जिस तरह आप नॉर्मली एक एसिड बेस रिएक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, एसिड बेस में आपके पास फॉरन बहुत फास्ट रिएक्शन है, आपने इनिशियली रिएक्टेंट लिया और उसमें जो एसिड डाला है, अगर बेस लिया तो एसिड डाल दिया, बेस एसिड लिया तो बेस डाल दिया, रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट बन गई। लेकिन काइनेटिक्स में क्या होता है कि एक रिएक्शन मिक्सचर बना लिया और बनाने के बाद अगेन मैं बता रही थी आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन में, इसको रिपीट कर थी, हमने 3 मेथड पढ़ लिए। तीनों मेथड में आपने ऑर्डर निकाला, उसके बाद इनिशियल रेट मेथड में, जिसमें इसको लार्ज एक्सेस मेथड भी कहते हैं, उसमें आइसोलेशन की, और थर्ड में ग्राफिकल में आपको पता चल गया कि ग्राफिकल में बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ यू कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द नेक्स्ट इज, इसमें थोड़ी सी डेरिवेशन है, हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, हाफ लाइफ मेथड में आपने हाफ लाइफ कैलकुलेट की थी, जीरो ऑर्डर की भी और फर्स्ट ऑर्डर की भी, ये वही कॉन्सेप्ट है। अगेन हाफ लाइफ क्या होती है, वो टाइम पीरियड कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, या यूं समझ लें कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के हाफ कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी यूं समझ लें कि आधा रिएक्शन आपका मुकम्मल हो जाए, वो टाइम पीरियड आपका हाफ लाइफ है। ठीक है, प्रोडक्ट की वो मिकदार जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ के बराबर हो जाए, उस टाइम इंटरवल को हाफ लाइफ मेथड कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसको जनरल एक्सप्रेशन लिखी हुई है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इज अ इनिशियल कंसंट्रेशन और 1 माइनस एन। जनरल ट्रेंड अगर देखें आप तो आप जरा इंटीग्रेटेड इक्वेशन देखिएगा जीरो ऑर्डर की और फर्स्ट ऑर्डर की, तो ये आपको अगेन जो है वो याद आ जाएगा कि हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है। अगेन अब इस वाली इक्वेशन में देखो,
इस वाले इक्वेशन में देखें तो यहाँ देखें, यहाँ 1 माइनस एन था और यहाँ n माइनस वन है। तो जब ये इन्वर्ट किया है तो ये 1/a इस तरह से है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब अगेन मैं बता दूं कि यहाँ पर इसी इक्वेशन पे लॉग अप्लाई किया गया है। लॉग के अप्लाई करने से आपके इल्म में है कि जो पावर है वो क्या होती है, वो पहले आ जाती है, और जो मल्टीप्लाई की चीजें हैं वो प्लस में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये वाली इक्वेशन की लॉगरिथम फॉर्म लिखी हुई है, लॉग अप्लाई किया, इक्वल टू आया। इससे पहले एक और स्टेप बीच में आप कर लीजिएगा कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हाफ लाइफ इज इक्वल टू के। ये और ये सेम इक्वेशन है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप अगर इसको कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको एलिमिनेट कर दें, आप डायरेक्टली इससे कर लीजिए। इस वाली इक्वेशन को अपने टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू के ए की पावर 1 माइनस एन करना है, और बाद में इसको सेकेंड स्टेप में लॉग अप्लाई कीजिएगा। लॉग अप्लाई कर लिया तो उसके बाद ये इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, दो डिफरेंट लेनी है। जब दो जी कहिए, स्क्रीन शेयर जो आपने पहले हाफ लाइफ स्लाइड दिखाई थी दिखा दें मैम। पहले वाले में उसमें n-1 है और वाले में 1 माइनस। बेटा मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया, आपको 3 दफा एक्सप्लेन किया मैंने। अच्छा चलो मैं दोबारा कर देती हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बात लिखी गई थी। यहाँ 1 माइनस एन है तो a की पावर 1 माइनस एन है। ठीक है, आपको कहीं कहीं पहले में 1 माइनस एन है। हाँ तो बेटा ये 1/a है ना, इसलिए इन्वर्ट हुआ। बात समझ आ रही है? मैथमेटिक्स का रूल होता है कि जब आप किसी चीज को इन्वर्ट करते हैं तो ऑल चीजें, उसका दूसरा फैक्टर भी तो इन्वर्ट होता है। चलिए इसको छोड़ दें, आपको ये कंफ्यूज कर रहा है ना ये वाला स्टेटमेंट, इसको छोड़ दीजिए। आप पहली इक्वेशन को देखिए, 1 माइनस एन है तो यहाँ पे a की पावर 1 माइनस एन है, और अगर सेकेंड को आप देख रहे हैं तो यहाँ 1/a की पावर n माइनस 1 है। ठीक है, लेकिन आप इसको छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट इसको ले लीजिए। लेकिन ये भी आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि a की पावर 1 माइनस एन और 1/a, a और 1/a यानी इनवर्स लिया। इनवर्स लिया तो हर चीज ही उलट हो जाती है। जब ये चीज उलट होगी तो ये भी तो उलट हो जाएगी। यस मैम, ओके। ठीक है, आप समझ आई बात? ये a की पावर 1 माइनस एन है, ये 1/a की पावर है। जब 1/a है तो पावर इन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ऊपर प्लस की पावर होती है तो नीचे आके नेगेटिव हो जाती है, या नेगेटिव ऊपर हो तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है। अब उसके पीछे तो मैथमेटिकली पूरा ऑपरेशन है जो आप 2-3 क्लास में पढ़ते हैं बेटा, वो तो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। अगर फिर भी थोड़ी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे प्राइवेटली कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, नो इशू। लेकिन ये है कि इसमें आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे a की पावर थी और यहाँ 1/a की पावर है, तो पावर इन्वर्ट हो जाती है। यानी यहाँ पे ऊपर 1 पॉजिटिव था तो यहाँ के नेगेटिव हो गया, यहाँ n नेगेटिव था यहाँ के पॉजिटिव हो गया। इसलिए आपको वो सिर्फ देखने में थोड़ा सा ऑड लग रहा है, अदरवाइज है ही नहीं। 1 की पावर पॉजिटिव से नेगेटिव होगी और इसकी n की पावर जो चार्ज, नॉट पावर, जो चार्ज है वो साइन जो है वो उसका पॉजिटिव हो गया, और तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि आपने इसकी पोजीशन को चेंज किया। सही है? और अगर ये नहीं आ रही समझ तो इसको लीव इट। आप अगेन जो है वो क्या करें, इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे लिखें? आपको पता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या आता है, इक्वल टू आता है और के आता है। यानी टी हाफ इज इक्वल टू के ए की पावर 1 माइनस एन लिखिए। फिर आप नेक्स्ट लिखिए कि अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, फिर आपके पास ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, मैंने अगेन कहा है कि जब जहां बैठते हैं जैसे लेक्चर में होता है, अपनी नोटबुक पेंसिल लेकर बैठा करें। ठीक है, तो जाहिर है हम भी बना रहे होते हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। वहां पे क्लासरूम में तो हम फौरन इरेज करते हैं उसको डस्टर से और करेक्शन करा देते हैं,
लेकिन यहाँ जाहिर है एक चीज प्रिपेयर की हुई होती है, फॉरन करेक्शन करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं कहती हूँ जो करेक्शन होती है वो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। तो पेंसिल, कॉपी और नोटबुक साथ लेके बैठा करें, ठीक है। अच्छा, अब जब ये बात होगी उसके बाद नेक्स्ट इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि हाफ लाइफ का आपको पता है कि वो टाइम पीरियड जब कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, हाफ हो जाएगी तो इट्स मीन कि दो डिफरेंट कंसंट्रेशन ले लें। यानी अगर मैंने लिया एक 5 मोलर और एक लिया 10 मोलर, तो 5 मोलर का हाफ क्या होगा? 2.5 और 10 मोलर का हाफ क्या होगा? 5। बात समझ आ रही है? यानी हाफ लाइफ का मतलब ये है कि आपने जितना रिएक्टेंट लिया था उसकी मिकदार को आधी होने में कितना टाइम लगेगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में हम हाफ लाइफ मेथड मेजॉरिटी पूछते हैं, या इसके बाद डिफरेंशियल मेथड लाजमी पूछते हैं, इसमें थोड़ी सी डेरिवेशन है। अब मुझे नहीं पता पेपर कौन बनाएगा, क्या पैटर्न होगा, लेकिन बहरहाल अब तो हर चीज जो है वो नॉर्मल पैटर्न से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन बात समझ आनी चाहिए। तो हाफ लाइफ जो है वो, अच्छा अगेन अगर किसी के माइंड में सवाल ये है कि भाई n-1 कहाँ से आया, इसकी पावर n-1 कहाँ से आई, तो बेटा जरा आप जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ की डेरिवेशन और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ की डेरिवेशन दोबारा देखिएगा। वहां जनरल ट्रेंड आपके पास यही आता है अगर जनरल फॉर्म में लिखे। n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी अगर जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ मालूम करनी है तो n की जगह 0 रख देना, -1, इसका मतलब है कि वो इनवर्स रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। और यानी 1 + 1 0 हो जाएगा, कोई हाफ लाइफ होगी नहीं उसकी जीरो ऑर्डर की। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि आपके पास तो कंसंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं करता जीरो ऑर्डर। और अगर यहाँ 1 आ जाएगा उसमें तो भी आपके पास वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जनरल ट्रेंड जो है n-1 ही होता है हाफ लाइफ का। उसकी कैलकुलेशन आप दोबारा देख लीजिएगा जो इंटीग्रेटेड फॉर्म में मैंने करवाई। अब दो डिफरेंट हाफ लाइफ हमने कैसे फाइंड की? डिफरेंट कंसंट्रेशन लेके। यानी अगर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैंने 2 दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक दफा उसकी कंसंट्रेशन मैंने 5 मोलर बना ली और एक दफा मैंने 10 मोलर बना ली, तो 5 मोलर को यकीनन जो टाइम लगेगा 2.5 होने में वो मुख्तलिफ होगा, और अगर 10 मोलर है तो उसको 5 मोलर होने में यानी आधा होने में टाइम मुख्तलिफ लगेगा। तो यानी टी हाफ लाइफ फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन, फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये टी हाफ टू सेकेंड इनिशियल कंसंट्रेशन। ये 1, 2 का मतलब और कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि जो पहली इनिशियल कंसंट्रेशन ली उसको हमने 1 कह दिया, जो दूसरी इनिशियल कंसंट्रेशन ली उसको हमने 2 कह दिया। अगेन वही बात कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनल, इसमें इजाफा करना चाहे तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू और के लगा दीजिए, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो आपके पास ये इससे डिवाइड होगा, और जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के आपने कांस्टेंट और इक्वल टू लगाए थे, के और के कैंसिल हो जाएगा, जैसे प्रीवियस इक्वेशन में आपने इनिशियल रेट मेथड में देखा। और ये आपके पास ये इनवर्स में था तो ये सेकंड वाला ऊपर चला गया और ये 1 वाला नीचे आ गया, और पावर क्योंकि दोनों ही कॉमन थी तो ब्रैकेट लगा के n-1 कर दिया। अदरवाइज आप यहाँ पर ये इसकी पावर n-1 और इसकी पावर n-1 लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें n को सेपरेट करना है, हमें n ही तो फाइंड करना है। अब हमने लॉग अप्लाई किया, लॉग अप्लाई करने से आपको पता है ये लॉग पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लॉग मल्टीप्लाई होगा, तो n-1 लॉग से पहले आ जाएगा। जब n-1 लॉग से पहले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 स्टेप हैं जो आपके पास होने चाहिए, आपको खुद सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व करने हैं और फाइनली आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, यानी n इज अ नंबर ऑफ order of reaction, not a number of moles there. So by performing two time experiment with different initial concentration and finding the half life at different concentration, you can find the order of reaction. यानी एक मेथड आपके पास ये भी हो गया हाफ लाइफ मेथड, कि जिसमें आपने 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन बनाई और फिर उसकी आपने हाफ लाइफ मालूम की। हाफ लाइफ मालूम करने के बाद, और वो कैसे मालूम होगी हाफ लाइफ? हाफ लाइफ अगेन वही आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से मालूम करेंगे,
उसके फार्मूले से मालूम करेंगे जो आपने इंटीग्रेटेड इक्वेशन से फाइंड आउट कर चुके हैं हाफ लाइफ। वहां से हाफ लाइफ निकाले डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन की, हाफ लाइफ निकालने के बाद ये फाइनली आपके पास इक्वेशन है। इसको ड्राइव करना आना चाहिए। इसको आप खुद जरा पेंसिल कॉपी लेकर बैठिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और उसको खुद सॉल्व कीजिएगा। लॉग लिया, यहाँ पे लॉग लेने की वजह से n-1 पहले आ जाएगा और ये इस तरह से इक्वेशन आई। अब जब ये इक्वेशन आ गई तो अब ये सिर्फ अरेंज और रीअरेंज किया। ये डिवाइडेड था तो यहाँ आके माइनस में होगा, ये डिवाइडेड था तो ये आके माइनस में हो गया, ठीक है। और यहाँ -1 पहले था, यहाँ आके +1 हो गया। और कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ 2-3 स्टेप्स को मर्ज कर दिया गया है और अब आप माशाल्लाह ग्रेजुएशन के करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये इल्म होना चाहिए। नाउ दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ लाइफ मेथड कि अगर हाफ लाइफ मेथड यहाँ पे 0 ऑर्डर का होगा तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, और अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का होगा तो यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल होगा। ये आप जो है बेटा अगेन आप हाफ लाइफ की इंटीग्रेटेड इक्वेशन की कैलकुलेशन या डेरिवेशन देखिएगा जो मैं आपको पहले से करवा चुकी हूँ। और अगर सेकंड ऑर्डर है तो 1/a लेंगे तो स्ट्रेट होगा, और अगर थर्ड ऑर्डर है तो 1/a²। बाजुकात होता ये है कि हम एग्जाम में सिर्फ ग्राफ दे देते हैं और कहते हैं बताइए कि अगर ये 0 ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ ये रिएक्टेंट है तो बताइए यहाँ क्या होगा, या यहाँ ये और ये है और ये इस तरह से पैटर्न आ रहा है तो बताइए कौन सा ऑर्डर है, 0 है, फर्स्ट है। यानी अगर मैं ये चारों ग्राफ आपको एग्जाम में दे दूं और कहूँ कि ये कंसंट्रेशन यानी ए, सिर्फ ये स्मॉल ए और स्मॉल ए होगा कंसंट्रेशन, ठीक है। तो और हाफ लाइफ सब में वाई एक्सिस में हाफ लाइफ है, या 1/a है या 1/a² है, तो बताइए कौन सा ग्राफ किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो आपके इल्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप जो है वो उसमें लिख सकते हैं कि आप जो है वो कैसे करेंगे। नेक्स्ट, वाउंड ऑफ डिफरेंशियल मेथड। दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ हाफ लाइफ मेथड। यहाँ बैठो मरिया। हाफ लाइफ मेथड की तरह ही है इसकी इक्वेशन भी। अगर यह इक्वेशन वाउंड ऑफ डिफरेंशियल मेथड यानी डिफरेंशियल लिया है हमने। डिफरेंशियल किस चीज का, अब आपने देखा होगा यहाँ पे जो सी है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन को। अगेन यहाँ हमने 2 डिफरेंट कंसंट्रेशंस बनाई और अब हमने उसका रेट लिया। पिछली इक्वेशन में हमने यहाँ क्या लिया था, हाफ लाइफ ली थी, और नेक्स्ट वाउंड ऑफ में क्या लिया हमने, रेट ऑफ इक्वेशन, लेकिन लॉगरिथम फॉर्म में। इससे पहले आप 2 इक्वेशन लिख सकते हैं, dx जो dc से हमने रिप्रेजेंट किया अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c कंसंट्रेशन ऑफ c, ठीक है। उसमें जब लॉग अप्लाई किया तो dt dc अपॉन dt लॉग प्लस इज इक्वल टू के कहां से आया, जो हमने पिछले में इक्वेशन बता दूं आपको पहले। जिस तरह ये था ये भी इसी फॉर्म में है, जैसे ये है यहाँ पे r लिख लिया है इनिशियल रेट में, यहाँ पे dx अपॉन dt भी हो सकता है या dA अपॉन dt भी हो सकता है। यानी कंसंट्रेशन रेट किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, रेट हम dx अपॉन dt से जाहिर कर रहे होते हैं या dc अपॉन dt से जाहिर कर रहे होते हैं। तो डिफरेंशियल मेथड में भी ये भी वही किया है कि हमने एक ही रिएक्टेंट की 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन ली है। यहाँ इनसे पहले आप 2 इक्वेशन लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, लेकिन अगर नहीं भी लिखते तो भी इट्स ओके। बेटा अगेन समझा रही हूँ, ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये कोई नई इक्वेशन नहीं है। आपने इंटीग्रेशन की इक्वेशन में किया था dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, ठीक है। जब इस तरह से किया था, मैं देखती हूँ अगर आपके पास मार्कर यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं यहाँ आपको लिख के बता देती हूँ।
चले खैर, आप उसमें देख लीजिएगा पीछे जाके भी। इस वक्त जो है वो मुझे ऑप्शन वो यूज करना नहीं आ रहा। चले खैर, तो ये dx अपॉन dt ये वहां से आए, उस इक्वेशन से है जो हमने इंटीग्रेटेड फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की थी। अब इनिशियल कंसंट्रेशन अगेन वही, जिस तरह हाफ लाइफ मालूम किया, इसी तरह इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन है 1 है और यहाँ पे 2 है, और इसको डिवाइड करके हमने अगेन वो फाइनली जिस तरह पहले हाफ लाइफ में n मालूम किया है, तो यहाँ पर भी उसी तरह n मालूम किया है। ठीक है, मैं इसकी पेपर पे डेरिवेशन मजीद जो है वो क्लियरली लिखकर आपको व्हाट्सएप इमेज कर दूंगी। चलें, ये कर सकती हूँ कि इसमें जो स्टेप मजीद इलेबोरेट करके वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगी पेपर पे लिखे हुए, ताकि आपको अगर कोई और मजीद कंफ्यूजन है तो वो समझ आ जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द 5 डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगेन इसको मैं रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। ये डिफरेंट 5 मेथड्स है जिसके थ्रू आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो था, थोड़ा सा रिपीट कर दे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमने मेथड ऑफ ट्रायल का, आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। अगर वो मालूम है, अपने डेटा को पहले जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट फाइंड कीजिए डेटा डाल के इक्वेशन में, फिर अगर कांस्टेंट आंसर आ गया तो ठीक, वरना फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट आंसर आ गया एट ईच इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपके पास वो डेटा उसी ऑर्डर का है। अगर नहीं तो इस तरह फर्दर आप ट्रायल लेते रहेंगे। अगर ये आपने मेथड यूज नहीं करना तो फिर इनिशियल रेट मेथड है। ये उन रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें रिएक्टेंट की तादाद 1 से ज्यादा होती है, और आप 1 बाय 1 एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट पे चेक करते जाते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद बाय यूजिंग एनी अदर मेथड आप उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट, ठीक है, यानी हर रिएक्टेंट का अलग अलग ऑर्डर आएगा और फिर आप उसको पुट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन में रेट लॉ में, और ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर आप अगेन वैसे ही उनको प्लस करके लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सबका साइमल्टेनियसली आप निकाल लेंगे, यानी पहले इन दोनों को कांस्टेंट किया, फिर ए का इफेक्ट चेक किया, फिर ए बी को कांस्टेंट किया, सी का कर लिया, फिर ए सी को कांस्टेंट किया, बी का कर लिया, और इसी मेथड को लार्ज एक्सेस मेथड भी कहते हैं और आइसोलेशन मेथड भी कहते हैं। तो आप इस मेथड के जरिए यानी मल्टीपल जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टीपल रिएजेंट रिएक्शंस को आप डिटरमिन कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ईच रिएक्टेंट का कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको रेट लॉ लिखने के बाद उनका सम कर देंगे। उसके बाद ग्राफिकल मेथड आपने देखा, ग्राफिकल मेथड में भी हमने जो ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए था और कंसंट्रेशन चाहिए थी। अगर कंसंट्रेशन के वर्सेस हमने कंसंट्रेशन के वर्सेस रेट प्लॉट किया, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आ गई विद नो चेंज विद नो स्लोप, तो आपके पास जीरो ऑर्डर था। अगर स्ट्रेट लाइन विद स्लोप आ गई तो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर फिर अगेन जो है वो डेटा अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा तो आपने कंसंट्रेशन का स्क्वायर ले लिया और रेट के अगेंस्ट प्लॉट किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन आ रही है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर सेकंड ऑर्डर नहीं होगा तो अगेन फिर क्यूब लेंगे, फिर डेटा प्लॉट करेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो इस तरह से हिडन ट्रायल मेथड इसमें भी है, ग्राफिकल में भी, लेकिन हम ये भी मेथड यूज करते हैं। फिर हाफ लाइफ मेथड में, हाफ लाइफ मेथड क्या होती है, बहुत आसान है कि आपने दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन दी, इस इक्वेशन को एलिमिनेट कर दीजिएगा। ये सिर्फ एक दूसरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ली गई थी, इसके बगैर भी आपकी डेरिवेशन हो जाएगी। हाफ लाइफ मेथड वो मेथड है जिसमें हम हाफ लाइफ को इस्तेमाल करते हैं, यानी एक ही रिएक्टेंट के दो डिफरेंट कंसंट्रेशन बनाने के बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसकी हाफ लाइफ इक्वेशन में डाटा फीड करके पहले हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं। जब हाफ लाइफ आ गई उसके बाद फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हाफ लाइफ के आप जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, ये डेरिवेटिव ड्राइव आपके पास जो फॉर्म में इक्वेशन है ये आप
बहुत आसान है समझना। इसमें जो एक दो स्टेप अगर मिसिंग भी है, मिसिंग तो नहीं है, जाहिर है आप लोग 9th के स्टूडेंट नहीं है, मैट्रिक के स्टूडेंट नहीं है, माशाल्लाह ग्रेजुएशन के तो आने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पेपर पे इसको मजीद एलिब्रेट कर लेती हूँ और उसकी पिक्चर लेके आपको व्हाट्सएप पे लोड कर दूँ। तो ये हाफ लाइफ मेथड है, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है जो हमने एक्सप्लेन कर दी। किसके अगेंस्ट होता है यहाँ पे, कंसंट्रेशन के वर्सेस हाफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पे ये मत पूछे कंसंट्रेशन तो हमेशा यहाँ आते, टाइम यहाँ आता है। दिस इज नॉट अ टाइम, दिस इज अ हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ है, कंसंट्रेशन पे ही हाफ लाइफ डिपेंड करती है, यानी इनिशियल अगर 5 मोलर लिए हैं तो कितना टाइम लगेगा वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसी तरह अगर 10 मोलर लिए हैं तो उसको हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे होती है और डिपेंडेंट वाई एक्सिस पर। तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। वॉन्ट ऑफ में भी सेम वही इक्वेशन जो आपने इंटीग्रेटेड इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज की थी, दो डिफरेंट कंसंट्रेशन बनाएंगे एक ही रिएक्टेंट की, और ये लॉग अप्लाई करना ये कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। आप इससे पहले इक्वेशन लिखिए कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन, रेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है dx अपॉन dt से, यहाँ dc1 दे दिया है कि कंसंट्रेशन 1 है। जिस भी रिएक्टेंट की आप, अगर ए रिएक्टेंट है तो डी ए लिख सकते हैं, dt तो अगेन टाइम है, रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा कंसंट्रेशन ब्रैकेट में जो लिखते हैं उस रिएक्टेंट के, अब हमने यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलर है, अगर आप उस तरह करेंगे तो भी सेम है, कोई इशू नहीं है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इक्वल टू और के आता है, उसके बाद फिर ये लॉग अप्लाई करना होता है, तो आपके पास सेम इक्वेशन आ जाएगी। जब सेम इक्वेशन आ जाएगी तो आप जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। दो डिफरेंट कंसंट्रेशन आपने इस्तेमाल की और उनको डिवाइड करके फाइनली आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें n जो है इज अ नंबर ऑफ, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, दिस इज ऑल अबाउट। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछने तो पूछ सकते हैं, और किसी भी वक्त जो है अगेन, खैर लाइट अगेन चली गई है यहाँ पे, तो किसी भी वक्त नेट डिस्कनेक्ट हो सकता है। आपने जो सवाल करना है वो पूछ लीजिए, प्लीज रेज योर हैंड। No one want to do any question? No one ask? चलो जनाब, ओके, आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और आई होप के यू कैन अंडरस्टैंड। और जो एक दो स्टेप अगर इसमें मिसिंग है मैं अगेन उसको सॉल्व करके पेपर पे आप लोगों को दे दूंगी। और यू हैव 2 मिनट्स, तो काइंडली अगर आप में से किसी की अटेंडेंस रह गई है तो वो राइट डाउन कर लीजिए चैट बॉक्स में। Again 32 participant is here, but attendance is of 23. कल इंशाल्लाह फिर हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का। चलो जी, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।